तो ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल था। आपको ट्राइंगल काउंट करने थे, जो ट्राइंगल हैं वो कितने हैं। तो ये तो आसान आकृति दिखाई दे रही है मुझको साहब। यहाँ पर 4 का डबल 8 और 4 का डबल 8, 8 और 8 16, और कोई त्रिभुज पूरी आकृति में नहीं है, तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है भाई, बहुत आसान आकृति थी। अगला, इसके अंदर भी आपसे पूछ रहा है बच्चों, आकृति में ट्राइंगल कितने हैं, त्रिभुज कितने हैं। इसको बड़े आराम से गिन सकते हो आप। 4 का डबल 8, 8 के बाद में यहाँ से देखें सिंगल सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल सिंगल जो हैं 8 और हैं बच्चों, 8 और 8 16, यानी डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इस आकृति में आपसे पूछ रहा था त्रिभुज कितने आएंगे, तो मैं गिनना स्टार्ट करता हूँ। 1 2 3 4 5, 5 के बाद इसको कहीं से नहीं गिना मैंने, 6, 6 के बाद पूरे को कहीं से नहीं गिना मैंने, 7, और 7 के बाद में बच्चों इसको कहीं से नहीं गिना मैंने, 8। तो मैं कह सकता हूं आकृति में त्रिभुजों की जो संख्या है वो कितनी आने वाली है, 8। फिलहाल आकृति में जो त्रिभुज आएंगे वो कितने आएंगे, 8 आएंगे। ठीक है, अब बढ़ रहे हैं आगे। इस आकृति में आपको ट्राइंगल काउंट करने हैं कितने हैं। तो बच्चों देखो एक बार, 3 का सेट है, 3 का सेट है, 3 का सेट है, 3 का सेट है, 12 तो ये हैं, और एक ये रहा बच्चों 13, और 13 के बाद में एक त्रिभुज ये छुपा हुआ है। ठीक है, तो कुल मिलाकर करेक्ट आंसर आएगा 14। ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है, इसमें हमसे ट्राइंगल पूछे थे कितने हैं, तो गिनना स्टार्ट करते हैं। 3 3 के सेट तो सीधे सीधे ले लो बच्चों, ये 3 3 के सेट हैं। 3 के बाद में ये 2 2 के सेट हैं, देख लो एक बार, एक छोटा त्रिभुज एक बड़ा त्रिभुज, ये 2 2 के सेट हैं। ये सिंगल सिंगल जो है मैंने कहीं से भी काउंट नहीं किए हैं इनको। और इसके बाद में ये भी अगर देखें, छोटे छोटे त्रिभुज जो हैं ये भी अलग से मैंने रखे हैं। और सभी का अगर मैं टोटल करता हूँ तो कितना आ रहा है, जोड़ के देख लेते हैं कि साहब 12 तो ये है, 12 और 8 20 तो सीधे सीधे हो गए, 20, 2 और 2 4, 4 और 4 8, 20 और 8 28, यानी बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। पूरी आकृति में जो त्रिभुज हैं वो 28 हैं। ठीक है, बढ़ रहे हैं आगे। इस आकृति में मुझे ट्राइंगल काउंट करने हैं, त्रिभुज कितने हैं मैं गिनना स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले बच्चों देखो, ये 3 का सेट है, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसके बाद में ये बड़ा भी जो है ना, ये भी 3 का सेट है, कॉमन नहीं है अभी तक कुछ भी। ठीक है, ये भी जो है 3 का सेट है, पर ये वाला जो है ना, ये वाला एक छोटा त्रिभुज एक बड़ा त्रिभुज, ये वाला जो है वो 2 का सेट माना जाएगा। और ये सिंगल जो है वो अलग से है। ठीक है, अभी तक यहाँ अगर हम टोटल देखें कितना आ रहा है, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, 12 तो हो गए सीधे। अब 12 के बाद में कौन कौन से त्रिभुज हमने नहीं लिए उनको देखना है। 12 के बाद देखो, इसको कहीं से काउंट नहीं किया है, 13 नंबर में, सही है। और 13 के बाद में कौन सा त्रिभुज रह गया है उसको मुझे और देखना है। 13 के बाद में कौन सा ट्राइंगल जो है जिसको काउंट नहीं किया है, इसी में ही दिखाई दे रहा है, देखो एक ये वाला। 13 के बाद में इसमें ही एक और दिखाई दे रहा है, ढंग से देखोगे तो दिख जाएगा आपको, ये वाला। ठीक है, तो सही आंसर जो आने वाला है वो कितना आने वाला है, 14। 14 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये है, इस आकृति में मुझे त्रिभुज गिनने हैं कितने हैं। त्रिभुज कितने हैं देखो भाई, 8 का सेट ये है, 3 का ये है, और ये वाला 2 का, एक कॉमन है इसलिए 2 का सेट है। तो अभी तक कितने हो गए जरा जोड़ो कि साहब, 8 और 5 13, 13 के बाद देखो ये वाला 14, ये वाला 15, 15 के बाद में बच्चों देखो एक ये वाला 16। तो सही आंसर जो आएगा वो 16 आएगा। ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ये पेपर था अपना F10 का जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। अगला एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा है बोर्ड पे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। इस आकृति में बच्चों त्रिभुज गिनने हैं कितने हैं। त्रिभुज की अगर मैं बात करता हूँ तो सुनो, इसके अंदर 8 का सेट तो ये है सीधा सीधा,
8 के बाद में ये 3 का सेट है, ये वाला 2 का सेट है, एक छोटा त्रिभुज है, ये बड़ा त्रिभुज है ना, 2 का सेट ये है और एक सिंगल ये है। 8 और 3 11 और 2 13, एक 14, 14 तो सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं। मैं इनके नाम लिख देता हूँ आपके सामने, जिससे दिक्कत आए नहीं आपको। ए बी सी डी, ई एफ जी, और इस वाले को एच। ठीक है, 14 के बाद में मैं नाम लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। 15 16 17 18। सबसे पहले 15 नंबर का ट्राइंगल कौन सा है इसमें? जी ए सी, एक एफ ए सी, कहीं से नहीं गिना। एक तो बच्चों जी ए सी, एक एफ ए सी, ये कहीं से काउंट नहीं हुए। ऐसे ही यहाँ पे देख लो कौन कौन से। एक तो ये वाला एफ एच डी, एक एफ सी डी, एक तो एफ एच डी और एक एफ सी डी। ठीक है, इसके बाद में ये वाला त्रिभुज देखो कहीं से काउंट नहीं हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक की बात कर रहा हूँ। ई ए डी, ई ए डी, और एक बड़ा त्रिभुज एफ ए डी, एफ ए डी। तो मैं कह सकता हूं इस आकृति में जो त्रिभुज होंगे वो कितने होंगे? 20 होंगे। पूरी क्लास एक बार देख लो, 20 त्रिभुज कौन कौन से हैं वो दे रखे हैं मैंने बोर्ड पे। 8वें नंबर की आकृति है। बढ़ रहे हैं आगे। रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन पे फ्री क्लासेस जो हैं डाल रखी हैं मैंने। कुछ क्लासें फ्री हैं, टेस्ट पेपर इसमें फ्री हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट पेपर के जरिए आप देख सकते हैं कितना रीजनिंग आपको आता है। तो अगर आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा, रीजनिंग ऋषि सर। तो यहाँ पर इस आकृति में हमें क्वाड्रिलेटरल काउंट करने हैं बच्चों, कितने हैं। यहाँ पर ये 3 का सेट है, ये सिंगल है, ये 3 का सेट है, ये सिंगल है। इस पूरी आकृति को मैंने साइड में बना के लिखा। मैंने सिंगल सिंगल वालों को उसमें काउंट नहीं किया है। क्यों? क्योंकि मैं नंबर लिख के टोटल करूंगा इसका। ये 6 का सेट होता है। तो 3 और 3 6 और 2 8, 8 और 6 टोटल मिलाकर 14, 14 जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। यानी ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। बढ़ते बच्चों आगे। अगला एग्जाम्पल ये है। इस आकृति में मुझे गिनने हैं क्वाड्रिलेटरल ही, चतुर्भुज ही गिनने हैं। तो कैसे गिनोगे? देखो 1+2 ये 3 का सेट है, ये वाला 3 का सेट है, ये 3 का सेट है, बट ये 6 का सेट है। 6 और 6 12 और 3 15, तो एक ही बार में है। अब इस पूरी आकृति को मैं जरा साइड में बना रहा हूँ। अगर आप ध्यान से देखें तो सिंगल सिंगल वालों को तो मैंने काउंट कर लिया इनमें 15 में। वैसे ये होता कितने का सेट है बच्चों? ये सभी 10 का सेट होता है। 10 में से मैंने सिंगल सिंगल वाले 4 जो हैं वो काउंट कर लिए हैं, उनको माइनस कर दें तो बचेंगे कितने? 6। 15 में 6 जोड़ोगे 21 तक तो सीधे पहुंच चुके हो। 21 के बाद में जो अपने चतुर्भुज नहीं गिने वो कौन कौन से हैं? एक तो ये वाला, दूसरा ये वाला, दो तो ये हैं, और दो देखो ये वाले, एक तो ये और एक देखो बच्चों ये। 2 और 2 4, 4 इसमें एक्स्ट्रा हैं, इसलिए सही आंसर 25। ऑप्शन है कोई? बिल्कुल है। ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, इस तरीके से होगा। पूरी क्लास देख लो एक बार, बढ़िया एग्जाम्पल पूछा था ये। अब बढ़ रहे हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आ रहा है। इस आकृति में क्यूब काउंट करने हैं, घन कितने हैं। घन कैसे गिनोगे? घन गिनना सिखाया था मैंने क्लास में आपको। ये 4 तो घन ये है, ये 3 दिखाई दे रहे हैं, ये सिंगल दिखाई दे रहा है, इनको जोड़ के 8 तो ये आ रहे हैं भाई। 8 के बाद में 3 का सेट ये है, ये सिंगल है। 8 और 4 12, तो फिलहाल 12 जो है वो करेक्ट आंसर होने वाला है। 4 और 3 7, एक 8, 8 और 3 11 और एक 12, यानी सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आकृति में जो घन होंगे वो कितने होंगे बच्चों? 12 होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आ रहा है आपके सामने। ये 12 नंबर का एग्जाम्पल है। आकृति में आपसे पूछ रहा है कि आकृति में कितने घन हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर बात करूँ, 3 का सेट ये है, 3 का ये है और 2 का ये है, तो 8 जो हैं वो ये दिखाई दे रहे हैं।
8 के बाद में ये 3 का सेट है, 8 और 3 11, तो मैं कह सकता हूँ आकृति में घनों की जो संख्या है वो कितनी है, 11। 11 जो है करेक्ट आंसर आने वाला है आपका, ठीक है। 12 नंबर का एग्जाम्पल है। 13 नंबर में इसमें सर्किल काउंट करने हैं बच्चों, सर्किल कितने हैं, वृत्त कितने हैं, मैं गिनना स्टार्ट कर रहा हूँ। 1 2 3 4 तो ये दिखाई दे रहे हैं, 4 के बाद देखो एक ये रहा, 5, 5 के बाद देखो एक ये रहा, 6। तो फिलहाल आकृति में जो सर्किल आएंगे वो कितने आएंगे, 6 आएंगे। 6 जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। अब बढ़ रहे हैं आगे। अगली आकृति में आपसे पूछ रहा है सेमी सर्कल अर्धवृत्त कितने हैं। मैं गिनना स्टार्ट कर रहा हूं आपके लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सेमी सर्किल है जो 15 आएंगे, यानी सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। अब बढ़ रहे हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें आपसे पूछ रहा है सरल रेखाएं कितनी है। सरल रेखाएं कैसे गिनोगे कि साहब इसमें 4 होती हैं, इसमें 4 होती हैं, इसमें 4 होती हैं, इसमें 4 होती हैं, 16 तो ये है, और इस ये सिंगल है पूरी एक, तो 17, 17 जो है इसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। 4 4 के 4 सेट हैं, 16 सीधे हैं और एक लाइन बिल्कुल बीच में है, तो कुल मिलाकर 17 सरल रेखाएं इस पूरी आकृति में हैं। इस आकृति में रेक्टेंगल काउंट करने हैं, आयत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक पूरा कंप्लीट 11। तो आकृति में जो आयत हैं वो कितने होंगे, 11। तो 11 जो है इसका सही आंसर होने वाला है। जिन्होंने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट वीडियो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये इक्वेशन है और इसमें आपसे पूछ रहा है बच्चों, क्या पूछ रहा है, ये इक्वेशन है। इक्वेशन में यहाँ पर एक रिश्ता जो है वो उल्टा है और सारे रिश्ते सीधे हैं। ए सी से किस प्रकार संबंधित है ये आपसे पूछा गया है। ए जो है वो सी का कौन है। तो ठीक है, एट द रेट का मतलब ऊपर दे रखा है, यहाँ पर एट द रेट स्टार, स्टार के बाद में ये हैश, नहीं सॉरी मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब देखो शुरू कर रहा हूं, यहाँ पर एट द रेट का मतलब यहाँ पर दे रखा है साहब, एट द रेट का मतलब है पिता, सीधा रिश्ता है, दिक्कत नहीं है, पिता रिश्ता लेफ्ट में। हैश का मतलब दे रखा है यहाँ पर रिश्ता लेफ्ट में बहन। स्टार का मतलब जो है रिश्ता सीधा है भाई। मल्टीप्लाई उल्टा रिश्ता है पति, तो ये कौन होगी, इसकी पत्नी, और ये पति है तो प्लस का चिन्ह। डॉलर का मतलब है दामाद, ठीक है। आपसे पूछ रहा है ए सी से किस प्रकार संबंधित है। ए और सी को मिला दीजिए, अपने आप को सी पे मानना है। रिश्ते में ला रहा हूं बच्चों, मैं आपको ध्यान देंगे। आपके दामाद, दामाद की जो पत्नी है वो आपकी कौन है, बेटी है। बेटी का भाई बेटा है, बेटे की बहन बेटी है और बेटी के पिता आपके पति हैं। तो यहाँ ए जो है वो सी के लगेंगे हस्बैंड यानी पति। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। सारे रिश्ते जो है ए बी में, मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ बच्चों कि यहाँ पर जो रिलेशन है वो सारे के सारे सीधे हैं, दिक्कत नहीं है। इक्वेशन दे रखी है और आपसे पूछ रहा है कौन सा गलत है, रॉन्ग नॉट करेक्ट पूछ रहा है आपसे। और ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं साइड में लिख लेता हूँ जिससे बड़ी आसानी से हम इसको सॉल्व कर पाएँ। ये इक्वेशन है, कौन सा गलत है ये पूछ रहा है। रिलेशन आप जानते हैं सारे के सारे लेफ्ट में लिखने पड़ेंगे हमको। अगर मैं यहाँ देखता हूँ हैश, हैश का मतलब है पति, तो यहाँ पर तो आएगा पति, ठीक है। हैश का मतलब जो है वो क्या है, पति है। कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, पति आ रहा है, ठीक है। एट द रेट, एट द रेट सीधा रिश्ता है, ये है बहन। परसेंट है बेटा। हैश का मतलब है यहाँ पर पति। एंड का मतलब यहाँ पर है माँ। हैश का मतलब है बच्चों पति। यहाँ पर अगर देखा जाए तो आर और टी भाई भाई हैं। आर और टी को मिला के देखिए, आर और टी भाई भाई हैं। आपकी मम्मी के पति पापा का बेटा भाई भाई, तो ये बात सही है पर सही नहीं चाहिए, हमें नॉट करेक्ट चाहिए, गलत कौन सा है।
बढ़ते हैं आगे। टी, जेड टी की बहन है क्या? जेड और टी को मिलाइए। आपकी मम्मी के पति, पापा का बेटा, भाई, भाई की बहन बहन, जेड टी की बहन है। ये बात सही है पर सही नहीं चाहिए, आपको चाहिए बच्चों गलत, है ना। नेक्स्ट, के एन का ससुर है, के और एन को मिलाइए। के और एन को मिला रहा हूँ। आपके पति की माँ, पति की जो माँ है वो कौन है? आपकी मम्मी। और नहीं, आपके पति की माँ आपकी सास, सास का पति जो है वो आपका पति है। तो के एन का ससुर है। एक बार फिर से देख लेते हैं, के और एन को मिला लेते हैं। आपके पति, पति की माँ सास होती है, सास के पति ससुर होते हैं। के एन का ससुर है, ये बात सही है, और सही है तो गलत है। जे एस की माँ, ये आंसर सही होना ही पड़ेगा, तीन गलत हो चुके हैं। जे एस की सास है, जे और एस को मिला दीजिए। जे और एस को मिलाएंगे। आपके पति का बेटा, पति का बेटा कौन है? आपका बेटा, बेटे की बहन बेटी, बेटी का पति दामाद, और दामाद की लगेगी सास, लिख रहा है माँ। तो नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है? डी ऑप्शन जो है ये सही नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है, आपसे पूछ रहा है कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, गलत कौन सा है ये पूछ रहा है। तो सारे रिश्ते तो सीधे हैं। प्लस का मतलब है पिता, प्लस का मतलब है पिता, और माइनस का मतलब यहाँ पर है पुत्र, ठीक है। मल्टीप्लाई का मतलब है बहन, मल्टीप्लाई का मतलब है बहन, माइनस का मतलब यहाँ पर है पुत्र, और डिवाइड का मतलब बच्चों, डिवाइड का मतलब, अच्छा यहाँ पर ये डिवाइड है, डिवाइड का जो मतलब है यहाँ पर वो है पत्नी, ठीक है। एच के की बहन है, एच के की बहन है, ये पूछ रहा है। एच और के को मिला दो। आपकी बहन का पुत्र भांजा, भांजे के पिता जीजा, जीजा ये कह रहा है एच के की बहन का पति है, तो एच के का जीजा है, ये बात सही है और सही नहीं है पूछ रहा है। ओके, तो ए ऑप्शन तो सही नहीं है, क्योंकि ए ऑप्शन तो सही दे रखा है तो सही नहीं आएगा। तो फिलहाल ए तो गलत है। अब बी ऑप्शन को चेक करिए आप, बी ऑप्शन बात सही है क्या? यहाँ कह रहा है जे एम की बेटी है, जे एम की बेटी है, जे और एम को मिलाइए। जे और एम को मिलाऊं तो तुम्हारे पुत्र की बहन पुत्री, तुम्हारे पुत्र की बहन पुत्री की बहन पुत्री बेटी है, ये बात भी सही है, और सही है तो आंसर गलत है। तो ए और बी फाइनल है आंसर। 19 के जो हैं वो नहीं हो सकते हैं, ये बात क्लियर है। नेक्स्ट, एच एम की बहन का पति है, एच एम को मिला लो बेटा। एच एम की बहन का पति है। आपके पुत्र की बहन पुत्री, पुत्री की बहन पुत्री, पुत्री का पुत्र, पुत्री का पुत्र कौन होता है? आपकी, आपका पुत्र, पुत्र की बहन पुत्री, पुत्री की बहन पुत्री, पुत्री का पुत्र जो होता है वो होता है नमासा, नमासे के पिता जो होते हैं वो कौन होते हैं बेटा? दामाद होते हैं। तो क्या एच एम की बहन का पति है? दामाद आ रहा है, बहन का पति नहीं। तो गलत कौन सा है? नॉट करेक्ट आएगा सी ऑप्शन। एक बार डी को भी चेक कर लेते हैं। एच एम की बेटी का पति है, एच एम तुम्हारे पुत्र की बहन पुत्री, अच्छा एच एम को मिलाया था। एच एम की बेटी का पति दामाद ही आ रहा था, और यह बहन का पति, तो गलत कौन सा है? ये बात सही है, सही है तो गलत है, क्योंकि आपसे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। तो करेक्ट आंसर जो आप आएंगे इसका सी ऑप्शन आएगा, ठीक है। बढ़ रहे हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ब्लड रिलेशन का है, रिलेशन सारे लेफ्ट में लिखने हैं, ये जानते हैं आप। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखो, एंड का मतलब जो दे रखा है बोर्ड पे वो है माँ, डॉलर का मतलब है बेटा, परसेंट का मतलब है परसेंट भाई, परसेंट का मतलब भाई, एट द रेट का मतलब है पिता। मिलाना किसको है? मिलाना है ई एफ की बहन है, ई और एफ, आपके भाई का भाई, भाई, और ये भी भाई है, बहन तो हो नहीं सकती, गलत है, सही पूछ रहा है। जेड ई के भाई का पुत्र है, जेड और ई को मिला दो। आपके भाई का भाई, भाई, भाई का बेटा, जेड ई के भाई का पुत्र है, ये बात सही है। तो करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन। 20 का जो आंसर है वो कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है, ठीक है। अब बढ़ रहे हैं बच्चों आगे। 21 नंबर का एग्जाम्पल है, ये भी ब्लड रिलेशन का एग्जाम्पल है, इसमें भी हम सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है देखो, ये इक्वेशन है, परसेंट का मतलब क्या है? परसेंट का मतलब है भाई, डॉलर का मतलब क्या दिया है बच्चों? डॉलर का मतलब दिया है बेटा, हैश का मतलब जो दिया है वो है बहन,
परसेंट का जो मतलब है भैंस का मतलब है बहन, नहीं सॉरी, परसेंट का मतलब जो है वो है भाई, और मल्टीप्लाई का जो अर्थ है वो है पति। ठीक है। आपसे कह रहा है ए ई से किस प्रकार संबंधित है, ए ई का कौन है। अपने आप को मानिए यहाँ पर ई पे। आपके भाई की जो बहन है, आपके भाई और भाई की जो बहन है वो आपकी भी बहन है। बहन का बेटा भांजा होता है, भांजे का भाई भांजा होता है। ए तो भांजा है, भांजा यानी सिस्टर सन। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल, ये 22 नंबर का एग्जाम्पल है और ये भी ब्लड रिलेशन का ही एग्जाम्पल है। इसको भी एक बार हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों क्या कह रहा है, सुनो। इसमें क्या कह रहा है, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है कि टोटल परिवार के लोग हैं दो, तीन, तीन और दो, पाँच। यात्रा कर रहे हैं। डब्ल्यू डब्ल्यू अपनी पुत्री डी और पी के साथ यात्रा कर रहा है। डब्ल्यू अपनी पुत्रियां डी और पी के साथ यात्रा कर रहा है, माइनस लगा दिया मैंने। एम अपनी नानी के साथ यात्रा कर रहा है, बाद में लेंगे इसको। एम अपनी नानी बाई के साथ यात्रा कर रहा है, इसको बाद में लेंगे। डी एम की माता है, डी जो है वो एम की माता है, तो अपने नानी के साथ यात्रा कर रहा है। तो एम अपनी नानी वाई के साथ यात्रा कर रहा है, तो परिवार एक ही है, तो ये नानी हो जाएगी बेटी की बेटी। ठीक है। अब आपसे पूछा है वाई पी से किस प्रकार संबंधित है। वाई जो है वो पी की कौन है, तो वाई जो है वो पी की माँ लगेगी। बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है। इस तरीके से सॉल्व होगा, पूरी क्लास देख लीजिए। बढ़ रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है। ये भी ब्लड रिलेशन का ही एग्जाम्पल है। क्या पूछ रहा है एक बार देख लीजिए। यहाँ पर तीन और दो पांच सदस्य हैं, परिवार में हिस्सा लिया है। एल को छोड़कर सभी महिलाएं हैं। एल को छोड़कर सभी महिलाएं, तो ये प्लस लिख दिया बेटा मैंने। जेड और एल वैवाहिक संबंध हैं, विवाहित जोड़ा है एल और जेड का, जिसमें से ये मेल है तो ये फीमेल है। ठीक है। पी एम ए उनके बच्चे हैं, इनके तीन बच्चे हैं, तो एक का नाम है पी, एक का नाम ए, एक का नाम ए एम। तो ये तीनों फीमेल होंगी क्योंकि एक ही मेल था एल, ये बात क्लियर लिख दी है। अब आपसे क्या कह रहा है, सुनो। एम जेड से किस प्रकार संबंधित है। एम जेड की कौन है बेटा, बेटी लगेगी, पुत्री। तो सही आंसर आएगा डी ऑप्शन। 23 का जो आंसर है वो सही है, डी ऑप्शन। वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और ये लाइव क्लास होती है बच्चों इवनिंग में 7:15 PM या 7 o'clock के आसपास ये प्रैक्टिस क्लास होती है। रीजनिंग आप अगर आप बेहतर करना चाहते हैं, बहुत बेहतरीन करना चाहते हैं, स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, तो ये क्लास ज़रूर ज्वाइन करिए। और इस क्लास में मैं आपकी टॉपिक वाइज जो है वो प्रैक्टिस कराता हूँ। नाम अलग अलग एग्जाम लिख देता हूँ, NTPC, रेलवे, कभी SSC, कभी RAS प्री। बट आपको मेन चीज़ प्रैक्टिस है, वो सभी एग्जाम में जो है क्वेश्चन काम में आते हैं। ठीक है। तो ये कंप्लीट हो चुका है, आंसर आएगा डी ऑप्शन। फिलहाल पुत्री जो है इसका सही आंसर है। 24वां आप जो है वो सॉल्व करिए। 24 में कह रहा है अमन बमन और चमन भाई। अमन बमन और चमन का भाई है। अच्छा, एक की पोजीशन क्लियर है अभी। क्या कह रहा है देखो, अमन बमन और चमन का भाई है, एक की पोजीशन क्लियर है अभी। बमन एमली की माँ है, माँ है तो माइनस, ये बेटा एमली, एमली की माँ है। फरहान अमन के पिता हैं, फरहान अमन के पिता हैं, ये सब बच्चे हैं फरहान के। ठीक है। फरहान के बच्चे हैं सभी। और आपसे कह रहा है कौन सा निश्चित रूप से सही है। अमन और एमली भाई बहन हैं, ग्राफ में देखना यार, गलत है ये। चमन पुरुष है, पता है क्या तुमको। चमन अमन का भाई है, चमन जो है वो अमन का भाई है, चमन अमन का भाई है, पता नहीं है भाई। बमन चमन की बहन है, हाँ ये बात तो मैं जानता हूँ। करेक्ट आंसर ऑप्शन को देखकर आएगा, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। बच्चों बढ़ते हैं आगे। ये भी ब्लड रिलेशन का एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है, मुकेश की बहन रमेश की पत्नी है। मुकेश की बहन रमेश की पत्नी है, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये बेटा मुकेश है, ये मुकेश की बहन है, नाम नहीं पता है किसकी पत्नी है ये रमेश की पत्नी है। ठीक है। रमेश रानी का इकलौता भाई है,
भाई बहन हो गए, ये रानी का इकलौता भाई है। फिर लिखा है रमेश के पिता मधुर हैं। रमेश के पिता का नाम है बेटा मधुर। लो, रमेश के पिता मधुर हैं। शीतल रमेश की दादी है, तो मधुर की माँ का नाम होगा शीतल। दादी वाली बात पूरी हो गई, ठीक है। रेमा शीतल की बहू है, तो मधुर की पत्नी का नाम होगा बेटा रेमा। रौनित रानी के भाई का बेटा है। रौनित जो है रानी के भाई का बेटा है, मतलब इसका बेटा है रमेश का रौनित। रौनित, ठीक है। आपसे कह रहा है रौनित का मुकेश से क्या संबंध है। रौनित जो है मुकेश का कौन है। रौनित मुकेश का कौन है, तो रौनित जो है मुकेश का लगेगा आपके भतीजा, ठीक है। तो नेफ्यू जो है वो सही आंसर आएगा डी ऑप्शन। 25 का जो आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन आपके आने वाला है, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये है 26 नंबर। क्या लिखा है, मनीषा की बहन साक्षी सुमन की पत्नी है। सबसे पहले बच्चों मनीषा, मनीषा की बहन का नाम है साक्षी। मनीषा की बहन का नाम क्या है, साक्षी, ठीक है। साक्षी, और ये सुमन की पत्नी है। सुमन की पत्नी है, ठीक है। आगे लिखा है शुभम दर्शन का भाई है। शुभम जो है वो दर्शन का भाई है, ठीक है, दर्शन का भाई है। मनीषा के बेटे आकाश, मनीषा का बेटे आकाश की एक बहन रेखा है। तो दो बच्चे हैं बेटा, एक तो रेखा और एक हो गया आकाश, ठीक है। दो दर्शन की बेटी है, यानी मनीषा और दर्शन जो है पति पत्नी है। फिर लिखा है रेखा के पिता दर्शन की माँ सलोनी है। दर्शन की मम्मी का नाम है सलोनी, ठीक है। आपसे पूछ रहा है सलोनी का साक्षी से क्या संबंध है। सलोनी जो है वो साक्षी की कौन है। सलोनी जो है वो साक्षी की लगेगी सास, मदर इन लॉ। तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा सी ऑप्शन। सलोनी का साक्षी से क्या संबंध है। सलोनी साक्षी की सास है और साथ में मनीषा की भी सास है। बढ़ रहे हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है 27 नंबर का एग्जाम्पल है। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, क्या कह रहा है सुनना। अमित की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए गगन ने कहा। कहने वाला कौन है बेटा, गगन। और ये किसकी तस्वीर की ओर इशारा कर रहा है, अमित की तस्वीर की ओर इशारा कर रहा है, ठीक है। तस्वीर में कौन है, अमित है। इशारा कर रहा है कि इसकी बहन की माँ के पति, बहन की माँ के पति, बहन की माँ के पति मेरी बेटी की माँ के पति के पिता हैं। मेरी बेटी की माँ के पति के भी कौन है, ये पिता हैं, ठीक है। अमित का गगन से किस प्रकार संबंध है बेटा। एरो एक ही डायरेक्शन में आपको करने पड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये पति है तो कौन लगेगी इसकी, ये पत्नी। पति पे कट। माँ है तो कौन लगेगी इसकी, ये पुत्री। और ये कौन लगेगा इसका, भाई। भाई लगेगा इसका, ठीक है, बहन है तो। अब अपने आप को मान लो गगन। तुम्हारा नाम क्या है, गगन। तुम्हारी बेटी की जो माँ है, तुम्हारी बेटी की जो माँ है वो कौन है तुम्हारी। तुम्हारी बेटी की जो माँ है वो तुम्हारी पत्नी है। पत्नी का पति तुम खुद गगन। गगन के पापा, पापा की पत्नी मम्मी, मम्मी की पुत्री बहन, बहन का भाई भाई। अमित भाई, गगन भाई, भाई भाई। सही आंसर आएगा डी ऑप्शन, ठीक है। 27 का आंसर आने वाला है डी ऑप्शन। चलो बच्चों बढ़ रहे हैं आगे। ये भी बढ़िया एग्जाम्पल था। यहाँ पर कह रहा है दीवार पर लगे चित्र को देखते हुए उसने कहा। किसने कहा, देख लेंगे किसने कहा है। ये बेटा चित्र है, ठीक है। उसने कहा, आपने कहा, अरे आप नहीं कहा है, ये मान लो आप नहीं कहा है। उसने कहा है कि मेरी भाभी एस के पति क्यों हैं। लो, स्वयं मैं, आपकी भाभी, ये स्वयं आप हो। आपकी भाभी, मेरी भाभी एस के पति क्यों, मेरी भाभी के पति क्यों का पुत्र एन, पुत्र एन की एक बहन आर थी। सही है।
एस आर से किस प्रकार संबंधित है, एस आर से किस प्रकार संबंधित है, चित्रवृत्त तो सब साइड में है यार, अपने आप को एस मान लीजिए। एस आर से किस प्रकार संबंधित है, आपके पति का पुत्र आपका बेटा, बेटे की बहन बेटी, तो बेटी की कौन है, एस माँ। सही आंसर आएगा डी ऑप्शन, 28 का आंसर जो आने वाला है वो डी ऑप्शन आने वाला है। ठीक है, तो इसमें घुमा दिया था, फालतू चित्र वित्र दे दिया था, परेशान नहीं होना है आपको। तो सही आंसर आएगा डी ऑप्शन माँ। बढ़ रहे हैं आगे। ये 29 नंबर का एग्जाम्पल था, इसको भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा है देखो, यहाँ क्या कह रहा है कि राहुल एक प्रतियोगिता में गया, उसने उसकी माता के दादा के इकलौते पुत्र के इकलौती नवासी भाग ले रही थी, प्रतियोगिता में भाग ले रहे व्यक्ति का राहुल से किस प्रकार संबंधित है। ओके, राहुल एक प्रतियोगिता में गया जिसमें उसकी माँ के दादा, तो यहां से शुरू करते हैं। राहुल, उसकी माँ, उसकी माँ के दादा, उसकी माँ के दादा के इकलौते पुत्र, माँ की दादा के इकलौते पुत्र की इकलौती नवासी, की इकलौती नवासी भाग ले रही थी, प्रतियोगिता में भाग ले रहे व्यक्ति का राहुल से संबंध। राहुल की मम्मी के दादा, मम्मी के दादा राहुल के परनाना, परनाना का इकलौता पुत्र नाना, नाना की नवासी राहुल की बहन, तो राहुल से क्या संबंध है, बहन लगेगी राहुल की। ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आने वाला है। ठीक है भाई, तो ये ब्लड रिलेशन था। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगला एग्जाम्पल एक बार पढ़ लीजिए, 30 नंबर में क्या लिखा है और इसको फटाफट से सॉल्व करके बताना है हमको। यहाँ लिखा है परिवार के चित्र को देखते हुए राजन ने कहा, कहने वाला कौन था, राजन, कहने वाला राजन था, चित्र को देख रहा था, परिवार के चित्र को देखते हुए कहा कि वह मेरी पत्नी के पुत्र, मेरी पत्नी के पुत्र, वह मेरी पत्नी के पुत्र के पिता की माँ, पिता की माँ, पिता की माँ के पति की पुत्री है, माँ के पति की कौन है ये, पुत्री है। चित्रवारी लड़की राजन से किस प्रकार संबंधित है। राजन पे अपने आप को मान लीजिए रिश्ते में ला रहा हूं मैं, एक बार ध्यान दे लीजिए पूरी क्लास अब, है ना। तो देखो, राजन की पत्नी का पुत्र राजन का बेटा, बेटे के पिता खुद राजन, राजन की माँ माँ, माँ का पति पापा, पापा की पुत्री राजन की बहन। तो आपसे पूछ रहा है चित्रवारी लड़की राजन की कौन है, बहन लगेगी भाई। ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर आने वाला है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल नेक्स्ट आपसे कह रहा है आजाद एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है, कहने वाला कौन है भैया, आजाद चित्र की तरफ इशारा कर रहा है, कह रहा है कि यह उसकी माता के पिता, आजाद की माता के पिता, यह उसकी माता, उनकी माता के पिता की इकलौती नवासी, इकलौती नवासी, इकलौती नवासी के इकलौते भाई, इकलौते भाई की तस्वीर है। आजाद तस्वीर में दिखाई दे रहे व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो अपने आप को मानना है बेटा आजाद। ठीक है, आजाद की मम्मी के पापा, आजाद की मम्मी के पापा कौन है, आजाद के, आजाद की मम्मी के जो पापा हैं, आजाद की मम्मी के पापा जो है वो आजाद के नाना हैं, और नाना की इकलौती नवासी आजाद की बहन है, बहन का इकलौता भाई खुद आजाद है, तो आंसर आएगा आजाद खुद, आजाद हिमसेल्फ। ठीक है, आजाद खुद जो है वो इसका आंसर आने वाला है। बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। आपसे पूछ रहा है इस डायग्राम का समर्थन जो है इनमें से कौन सा जो है डायग्राम जो है वो कर रहा है, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये छात्र है, तो कौन सा समर्थन जो है डायग्राम कर रहा है वो आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर बच्चों देखो, आंसर जो आएगा वो ए ऑप्शन आएगा। डॉक्टर जो है वो आदमी हो सकता है, आदमी जो है वो छात्र हो सकता है, और छात्र जो है वो डॉक्टर हो सकता है। तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो ए ऑप्शन आने वाला है। ठीक है, बढ़ रहे हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। आपसे पूछ रहा है आम, सेब और फल
तो जाहिर सी बात है सेब और आम ये दोनों क्या होते हैं बच्चों, फल होते हैं, फल के अंदर आएंगे। ऑप्शन की बात करूं तो डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, बढ़ रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आ रहा है बच्चों, ये एग्जाम्पल है छात्र जो है इंटर्न और अनुसंधानकर्ता यानी रिसर्च स्कॉलर। छात्र जो है वो इंटर्न हो सकता है, इंटर्न जो है अनुसंधानकर्ता हो सकता वाली कंडीशन है। तो फिलहाल हम कह सकते हैं कि यहाँ पर डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। डी ऑप्शन जो है इस आकृति का समर्थन करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आ रहा है 35 नंबर का। 35 नंबर पे आ जाइए। आपसे पूछ रहा है कि नाटी महिला सफेद बालों वाले लोग और भारतीय, क्या नाटी महिला सफेद बालों वाली हो सकती है क्या? बताओ, हो सकती है? क्या सफेद वाले लोग भारतीय हो सकते हैं? क्या भारतीय नाटे महिला हो सकती है? हो सकती है। तीनों गोले टच हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है भाई, बी ऑप्शन जो है 35 का जो है सही आंसर होने वाला है। अब बढ़ रहे हैं आगे। आपसे पूछ रहा है खेल, शतरंज, टेनिस। अरे यार बहुत आसान एग्जाम्पल था, इसमें मुझे लग रहा है कि किसी को दिक्कत ही नहीं आई होगी। तो भैया खेल के अंदर शतरंज और टेनिस दोनों खेल होते हैं, सही आंसर आएगा बी ऑप्शन। 36 नंबर लो, कितना आसान पेपर था, कोई दिक्कत थी क्या इसमें? नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगला देखिए क्या लिखा है। आपसे कह रहा है ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, जापान। तो भैया सिडनी ऑस्ट्रेलिया में आती है, जापान अलग है। तो डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगला है वृत्त, त्रिभुज और चतुर्भुज। वृत्त, त्रिभुज और चतुर्भुज, इसमें सही आकृति कौन सी है? तो त्रिभुज अलग चीज है, चतुर्भुज अलग चीज है, वृत्त अलग चीज है। तीनों अलग अलग होते हैं, आपस में कोई रिलेशन है ही नहीं इनका। तो अब जब तीनों अलग अलग हैं तो ऐसी स्थिति में आंसर क्या देके आएंगे? बी ऑप्शन। ठीक है, जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं उनमें। एक बार पढ़ लीजिए जब तक मैं इसके डायग्राम को सही बना देता हूं आपके लिए। ये 10 है, ये 2, ये 18, 4, ये डी, ये ए, ये 6 है, ये 12 है, ये 8 है, ये सी है, ये 7 है और ये बी है। ठीक है भाई, अब यहां पर जो सर्किल बन रखे हैं इनमें से कह रहा है कि 4 आकृतियां हैं ए बी सी डी। ठीक है, आपसे कह रहा है कि उन श्रेणियों के लोगों को निरूपित करती है। ए जो है वो विज्ञान पसंद करने वालों को दर्शाता है। ए जो है वो विज्ञान पसंद करने वाले लोगों को दर्शाता है। तो एक काम करते हैं, ए पे जो है वो विज्ञान पसंद करने वाले। ठीक है, और बी जो है वो उन लोगों को दर्शाता है जिन्हें इतिहास पसंद है, इतिहास पसंद है। और सी जो उनको दर्शाता है जो अंग्रेजी पसंद करते हैं, सी अंग्रेजी वाले हो गए। और डी जो है वो उनको पसंद करता है जो आपके संस्कृत पसंद करते हैं, संस्कृत। ठीक है, आपसे कह रहा है कि केवल विज्ञान, क्या क्या चीज पूछा है देखो। एक तो पूछ रहा है केवल विज्ञान और केवल अंग्रेजी और इतिहास को पसंद करने वाले लोगों की कुल संख्या कितनी है। तो यहां पर सबसे पहले केवल विज्ञान की बात करता हूं, ओनली साइंस। ओनली साइंस में आ रहे हैं भैया 10, केवल विज्ञान में 10 है। केवल अंग्रेजी और इतिहास, इंग्लिश वाला सर्किल ये है और हिस्ट्री वाला सर्किल ये है। दोनों के बीच में कॉमन कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो इनका जो टोटल है वो 16 है। करेक्ट आंसर जो आप देके आएंगे वो कितना देके आएंगे सर? 16 देके आएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगला एग्जाम्पल ये है और इसमें क्या कह रहा है पूरी क्लास एक बार पढ़ लीजिए। यहां पर कह रहा है कि पी क्यू आर एस संयोजन में आकृति पी और एस, पी उन लोगों को दर्शाती है जो तैराकी में, ठीक है, क्यू उन लोगों को दर्शाती है जो कलाबाज हैं, ठीक है, आर और एस चित्रकार और रसोईया, एस रसोईया है, आर चित्रकार है। ठीक है, आपसे कह रहा है कि क्षेत्र 8 जो है, ये जो 8 है ना क्षेत्र, इसकी बात हो रही है कि क्षेत्र जो 8 है ना ये किसको दर्शाता है? 8 जो है पेंटर है और साथ के साथ में कलाबाज है। ठीक है, पेंटर और कलाबाज जो चित्रकार हैं और कलाबाज हैं, जो लोग शेफ और तैराक। तो सही आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो बी ऑप्शन होने वाला है। जिन्होंने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जितने भी ग्रुप बना रखे हैं
और रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है, अगर डाउनलोड नहीं करी है तो आज ही इसकी डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें मैथ्स रीजनिंग का कॉम्बो कोर्स जो है RS प्री के अकॉर्डिंग ओनली 1100 में डिजाइन किया है, जिसमें बेसिक ट्रिक और बढ़िया लेवल से जो है इसमें मैथ्स रीजनिंग पढ़ाई गई है। और मैथ्स रीजनिंग के टोटल 20 एग्जाम्पल जो हैं वो RS प्री में आते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं बच्चों आगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ रहे हैं। 41 नंबर का एग्जाम्पल है ये, यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि पेन कोयला वाले जो हैं वो कितने हैं, ये आपसे पूछ रहा है। यानी रेक्टेंगल में और ट्राइंगल में होने चाहिए, तो इन दोनों का जो टोटल है वो 6 आ रहा है। तो करेक्ट आंसर जो आप देके आएंगे वो कितना आएगा, 6 आएगा। पेन और कोयले वाले जो हैं वो कितने हैं, 6 हैं। ये तो आसान था। अगला एग्जाम्पल, कितने दरवाजे मछली हैं, डोर फिश में इनका टोटल 8 और 5 टोटल मिलाकर 13 जो है करेक्ट आंसर होगा। तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है और ये है आपके 43 और 44 नंबर का एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है सुनो, आपसे कह रहा है कि 55 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40 विद्यार्थी विज्ञान पसंद करते हैं, 29 विद्यार्थी गणित पसंद करते हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो सर्किल बनेंगे वो 2 बनेंगे, एक बनेगा विज्ञान का, एक बनेगा साहब गणित का। सर्किल 2 बनेंगे। ठीक है, तो कह रहा है 40 विद्यार्थी जो है वो विज्ञान पसंद करते हैं, जबकि 29 विद्यार्थी गणित पसंद करते हैं, और प्रत्येक बच्चा कम से कम एक विषय पसंद करता ही है, ये शर्त है। ठीक है, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, ये आपसे पूछ रहा है। नीचे जो प्रश्न दे रखे हैं उनके आंसर दीजिए, और कुल जो संख्या है वो 55 है। अब यहां पर अगर मुझे कॉमन निकालना हो, कि कॉमन निकालना है कि सर कॉमन कैसे निकाल सकते हैं, तो कॉमन निकालने का तरीका ये है कि दोनों तरफ की संख्याओं का योग करना पड़ता है। 40 और 29 बराबर कितना आ रहा है साहब, 69 आ रहा है। 69 में से 55 अगर माइनस करें तो कितना आ रहा है साहब, 14 आ रहा है। तो कॉमन जो आ गए वो 14 आ गए। ठीक है, पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, पहला पूछ रहा है कितने विद्यार्थियों को विज्ञान और गणित दोनों पसंद हैं। तो साहब कितने को पसंद है, 14 को पसंद है, यानी बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न पूछ रहा है 44 में कि कितने विद्यार्थियों को केवल विज्ञान विषय पसंद करते हैं, केवल विज्ञान, ओनली साइंस निकालना है। तो 40 में से 14 माइनस करेंगे, कितना आएगा साहब, 26 आएगा। 26 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन जो है वो 44 का आंसर होने वाला है। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये 45 नंबर में पूछा था हमने, क्या कह रहा था सुनना। यहां पर कह रहा है कि 26 छात्रों की कक्षा में 14 छात्र के पास बिल्लियां हैं, 10 के पास कुत्ते हैं, 5 छात्र के पास तोते हैं। तो जाहिर सी बात है सर्किल जो बनेंगे वो कितने सर्किल बनेंगे सर, 3 बनेंगे। तो 3 कैसे बनेंगे, देखो 1 2 3। ठीक है, एक में तो आ जाएंगे कुत्ते, एक में आ जाएंगी सब बिल्ली, और एक में आ जाएंगे तोते। ठीक, तो 14 छात्र, 26 छात्रों की एक कक्षा है, टोटल दे रखी है। 14 छात्रों के पास बिल्लियां है, 14 छात्रों के पास बिल्लियां हैं, 10 छात्रों के पास कुत्ते हैं, और 5 छात्रों के पास तोते हैं। ठीक है, 4 छात्रों के पास बिल्लियां और कुत्ते दोनों हैं, बिल्ली कुत्ते दोनों हैं, कितने के पास, 4 के पास हैं। और एक के पास कुत्ता और तोता है, कुत्ता और तोता एक के पास है, और 3 छात्रों के पास तोते और बिल्लियां हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसके पास तीनों हों। ओके, तो कितने ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, ऐसे कितने हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऐसे कितने हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, ये आपके पास ऑप्शन है। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें तो बीच में कुछ आएगा नहीं, मना कर रहा है। तो 4 और 3 7, तो यहाँ 7 आ गया, 14 में 7 गए तो 5 में से 4 गए तो 1 आ गया, 10 में से 5 गए तो 5 आ गया। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है ऐसे कितने हैं जिनके पास तीनों, ऐसा कोई भी नहीं है जिनके पास तीनों हो। तो कितने ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे कितने हैं। तो आप अंदर अंदर का एक बार टोटल कर लेंगे। ठीक है, तो अंदर का टोटल करेंगे, 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 एक 17 एक 18 और 3 18 और 3 कितने, 21, और कुल कितने थे, 26। 26 में से 21 घटा दो, तो ऐसे कितने आएंगे साहब, 5 आएंगे जिनके पास कुछ भी
नहीं है, तो करेक्ट आंसर इसका जो आने वाला है वो कितना आने वाला है, 5 आने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा। तीनों की मना कर रहा था इसलिए उनको लिया ही नहीं अपन ने, ठीक है। ये 46 नंबर है, क्या कह रहा है सुनो। आपसे कह रहा है एक क्लब में 126 जो है संगीतज्ञ हैं, 120 संगीतज्ञ हैं, 5% तीनों प्रकार के बाजे बजाते हैं। तो देखो भाई मेरी बात सुनो, कुल जो संगीतज्ञों की संख्या है वो कितनी है भाई, 120 है, और तीनों प्रकार के बाजे बजाने वाले हैं, कितने परसेंट है, 5%। 120 का 5/100 बराबर आएगा 6। अच्छा, यहाँ अपने पास में बच्चों 3 प्रकार के बाजे हैं। 3 प्रकार के बाजों के मैं नाम लिख लेता हूँ कौन कौन से। एक का नाम तो है बच्चों गिटार, एक का नाम है वायलिन, और एक का नाम है साहब बांसुरी। 3 प्रकार के बाजे अपने पास हैं, ठीक है। 3 प्रकार के बाजे अपने पास हैं, और इसमें 3 प्रकार के जो बाजे हैं, 3 गोले में भरने की जगह जो होती है टोटल 7 होती हैं। केवल वायलिन वाले, केवल गिटार वाले, केवल बांसुरी वाले, केवल वाले तो यहाँ आएंगे, और डबल वाले ये 3 जगह ये हैं, और एक तीरों की जगह। तो 3 गोले को भरने की जगह होती हैं 7, जिसमें से तीनों वाले की जो वैल्यू है वो मेरे पास आ गई है, यानी ये मेरे पास आ चुकी है कि साहब इसमें जो है वो तीनों प्रकार के बजाने वाले जो बाजे बजाने वाले हैं वो कितने हैं, 6 हैं। आपसे कह रहा है बच्चों कि केवल 2 और वाद्य यंत्र बजा सकने वाले संगीतज्ञों की संख्या 30 है, यानी 2 का जो टोटल है वो 30 है। 2 प्रकार के जो बाजे बजाएंगे उनकी जो संख्या है वो 30 है, ठीक है। 2 की जगह भी भर चुकी है इसके अंदर। अगली लाइन लिखी है क्लास में, देखो कि ऐसे केवल गिटार बजाने वाले कितने हैं, 40 है। केवल गिटार वाले कितने आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं। तो केवल गिटार की जो जगह है वो ये है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, केवल गिटार वाले 40। टोटल कितना आ रहा है, 76 आ रहा है। अब जो जगह मेरे पास रह गई है वो कौन कौन सी रह गई है, आप ध्यान से देखना। मेरे पास जो जगह बची है केवल वायलिन बजाने वाले और केवल बांसुरी बजाने वाले। और हमसे प्रश्न पूछ क्या रहा है, पूछ भी साहब यही रहा है। क्या पूछ रहा है कि उन लोगों की संख्या बताइए जो केवल वायलिन बजा सकते हैं या केवल बांसुरी बजा सकते हैं। केवल वायलिन और केवल बांसुरी बजाने वालों की संख्या पूछी गई है। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि भाई कुल संगीतों की संख्या 120 थी, और जिनकी जानकारी है वो कितने आ रहे हैं, 76, माइनस कर लीजिए, जो बचेगा वो आंसर होगा 44, जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है भाई। तो सही आंसर आने वाला है 44। इस तरीके से सॉल्व होगा, पूरी क्लास देख लीजिए। 46 नंबर का एग्जाम्पल था। बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगला एग्जाम्पल मेरे सामने है, कोडिंग डिकोडिंग से एग्जाम्पल पूछा गया था। ये नंबर था अपना 47, और इसमें क्या सीरीज बन रही है वो हमको पता करना है। तो यहाँ पर अगर देख लो, जी का होता है 7, आर का 18, 1, 16 और 5। 7 का 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई और 3 से मल्टीप्लाई, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करने पर जो है वो आंसर आने वाला है। तो आप आंसर निकाल सकते हैं क्या भाई, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। पी का 16, 5, 1, 3, 8, हाँ जी। 16 तिया 48, 5 तिया 15, 1 का 3, 3 तिया 9, 8 तिया 24, 48 15 3 9, 48 15 3 9 24, यानी डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो आंसर आएगा परफेक्ट डी। बढ़ते हैं बच्चों आगे। यहां पर कह रहा है इसको कहा जाता है 36, ठीक है। इसको कहा जाता है 24, तो इसको क्या कहा जाएगा। अगर यहां पर मैं आपसे बात करता हूं कि इसके अंदर अगर टोटल देखते हैं अक्षर कितने हैं, 3 और 3 6 अक्षर हैं साहब, और 6 अक्षर हैं। 6 से 36 कैसे आ सकता है कि साहब 6 से गुणा कर दीजिए तो 36 आ जाएगा। जितने भी अक्षर हैं उनको गिनना है और कितने से गुणा करना है, 6 से गुणा करना है, तो इनका आंसर आ रहा है, ठीक है। यहाँ देखो साहब अक्षर कितने हैं साहब, 4 हैं, 6 से गुणा कर दीजिए। और यहाँ अक्षर कितने हैं देखना, एक बार गिनो भाई, 3 और 3 6 और 3 9, 9 गुणा 6, 6 नाम, 6 का 9 से गुणा करें 54। 54 जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। जिन्होंने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप बना रखे हैं। तो यहाँ नंबर मैंने नंबर अक्षर के नंबर गिने कितने हैं और उनका सीधे गुणा कर दिया 6 से, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल जो आपके सामने आ रहा है वो कौन सा आ रहा है देख लो। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है। तो 49 नंबर के एग्जाम्पल की अब हम बात कर रहे हैं, देख लीजिए पूरी क्लास। यहाँ अगर बात करें हम, दे रखा है 65 बैट का, ठीक है। नंबर अगर लिख दिया जाए इनके ऊपर कि साहब 22 1
20 और 20, ठीक है। तो कितना आ रहा है, 63 आ रहा है। 63 प्लस 2 बराबर 65। यहां से अगर बात करें तो इनके ऊपर अगर मैं नंबर लिख रहा हूं बच्चों, 7, 5, 14, 5, 18, 15, 21 और 19, ठीक है। इनका अगर टोटल करोगे तो 40 तो सीधे ये आ गया, ठीक है। और इसके बाद में इनको ले लो 20, ये आ गया 60। 60 के बाद में 12 और 18, 12, 18, 30 ये आ गया 90, 90, 100, 104। टोटल जो आ रहा है इनका 104 आ रहा है। प्लस 2 करने पर करेक्ट आंसर जो आएगा वो 106 आएगा, यानी ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। ये देख लीजिए बच्चों, 49 नंबर का एग्जांपल है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 50 नंबर पे। 50 नंबर में आपसे क्या पूछा गया है? 50 नंबर में आपसे डी का कोड पूछा गया है। अब एक बार कॉमन देख लो बच्चों, तीनों में क्या डी कॉमन है क्या? तीनों में साहब डी कॉमन नहीं है। सेकंड, सेकंड में, अच्छा तीनों में क्या चीज कॉमन है एक बार ये देख लेते हैं। तीनों में यहां पर जो कॉमन दिखाई दे रहा है, डी का कोड आपसे पूछ रहा है, तो TALKE, 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 ये कॉमन है सब में। इसमें डी खाली है, उसमें आर खाली है, डी का कोड पूछ रहा है। इन दोनों में कॉमन क्या है? देखो कॉमन अगर देखूं साहब, डॉलर हट गया, ठीक है। डॉलर के बाद में क्या हट गया? एट द रेट हट गया, बिल्कुल एट द रेट हट गया। एट द रेट के बाद परसेंट हट गया, परसेंट हट गया साहब। परसेंट के बाद में कॉपीराइट है नहीं, हैश है, हैश को हटा दो। इसके बाद में ये भी है, इसको हटा दो। तो यहाँ आर का कोड तो ये है, और हमारा कॉमन था ये सब कॉमन थे, इसको हटा दिया मैंने। हैश जो है वो भी कॉमन था और ये भी कॉमन था, ये इसका कोड आ जाएगा। तो ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, ये हम आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ से देखो क्या लिखा हुआ है, ठीक है। एक बार नंबर लिख के देख लेते हैं। एस का 19, 15, 13, 5, 4, 14, 5। यहाँ डबल अंकों को जोड़ना है। 1 + 9 बराबर 10 और 1 + 0 बराबर 1। तो एस का तो 1 लिया है। 15, 1 + 5 बराबर 6 लिया है। 3 + 1 बराबर 4 लिया है। सिंगल ऐसे ही यहाँ से ओ का 15 होता है, ये नंबर सही कर देते हैं। ओ का जो नंबर है वो कितने पे आता है? सब ओ का 15 पे आता है। तो यहाँ से 6 लिया है, यहाँ से 5 लिया है, यहाँ से 5 लिया है। मतलब डबल अंकों की कोई भी संख्या है तो उसको जोड़ना है, और सिंगल अंक की कोई भी संख्या है तो उसको ऐसे कैसे लिखना है, और जब तक जोड़ना है जब तक सिंगल डिजिट नहीं आए, ठीक है। ये क्रम जो है इसमें चल रहा है, उसी क्रम में हम आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एन का नंबर है 14, 15, 22, 5, 13, 2, 5, 18। डबल को जोड़िए, 5, 6, 4, 5, 4, 2, 5, 9, 56, 45, 56, 45 और 42, 56, 45, 42, 56, 45, 42 और 59। करेक्ट आंसर जो आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा? ए। तो 51 का ऑप्शन जो आएगा वो करेक्ट आंसर कौन सा है? ए ऑप्शन है। बढ़ रहे हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये भी कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल था। यहाँ डी बराबर 4 लिखा है, आई बराबर 9 लिखा है, डी बराबर 4। ये तो बहुत आसान है, सीधे सीधे डी का नंबर 4 पे आता है, आई का नंबर 9 पे आता है, डी का नंबर 4 पे आता है। अगला भी चेक कर लो, डी का साहब 4 है, ई का 5 है, ए का 1 है और आर का 18। ओके, 18 में क्या कर रहा है कि आखिरी वाले अंक को ले रहा है 8 को, ठीक है। अगले में भी चेक कर लेते हैं। बी का 2 है, ई का 5 है, एन का 14 है, आखिरी वाले अंक को 4 को ले रहा है, और टी का 20 है, आखिरी वाले अंक 0 को लेना है, ठीक है। डबल अंकों की संख्या है तो आखिरी अंक को ले लीजिए, सिंगल को ऐसे कैसे लेना है? तो ठीक है, आंसर निकाल सकते हैं कि सर एफ का 6 आएगा, ओ का 15 होता है, आखिरी अंक को ले लो, आर का 18 होता है, सर आखिरी अंक को ले लो। 658 अगर ऑप्शन की बात करें तो 658 डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। बढ़ रहे हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये एग्जाम्पल है ठीक है, इसी क्रम में आंसर चाहिए
क्रम ढूंढना है, क्रम क्या है। क्रम की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से तो ये +1 है, यहाँ से ये +1 है, यहाँ से ये टी का टी ऐसे ही है क्या, ये एज इट इज है, और यहाँ से ये +2 है, यहाँ 0 ले लो, ये +2 है, ये +2 है, मतलब +1 +1 0 +2 ये सीरीज है। एक बार देख लेते हैं आंसर। +1 D +1 I 0 I +2 N +2 F DIINF DIINF ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अब बच्चों बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल मेरे सामने आ रहा है, ठीक है। इसी क्रम में जो है आंसर निकालना है। अब सीरीज का क्रम क्या है वो आपको देखना है। तो यहाँ से अगर हम देखें एस से के की बात करें तो -8 है, और एल से के की बात करें तो -1 +1 +1। अच्छा, यहाँ लिख दो इसको, इधर लास्ट टू 1 से सीरीज बन रही है KBJBFOR। पूरी क्लास बोर्ड पर देखना एक बार क्रम क्या है। हाँ जी, क्रम को समझते हैं इसके को। क्रम क्या चल रहा है देखो, यहाँ से तो लिया है बच्चों -1, और यहाँ से लिया है +1, यहाँ से लिया है +1, यहाँ से -1, यहाँ से +1, यहाँ से -1, यहाँ से -1। मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो स्वर हैं वॉवल्स AEIOU उनमें तो कर रहा है बच्चों +1, और व्यंजन हैं जो हैं उनमें कर रहा है -1, ठीक है। कॉन्सोनेंट में -1, वॉवल्स में +1। इस तरीके से जो है आंसर निकालना है। तो आइए आंसर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। -1D +1T -1Z। तो सीरीज में -1, अच्छा स्वर में +1 लेना है, ठीक है, उल्टा ले लिया मैंने, और व्यंजन में -1 करना है। तो स्वर में +1 करें तो आपके F आएगा, इसमें -1 करें तो R आएगा, +1 करें तो साहब B आएगा, +1 करें तो F आएगा, -1 से K आएगा, +1 से F आएगा, -1 से Q आएगा। ये इसका आंसर है। ऑप्शन की बात करें FRBF KF Q, डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो बच्चों वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं। और रीजनिंग ऋषि सर नाम से एप्लीकेशन है, अगर आपने डाउनलोड नहीं करी है तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए फ्री टेस्ट सीरीज के लिए। और वीडियो और भी ऐसे वीडियो जो हैं वो आपको इस जो है रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन पे मिलने वाले हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ रहे हैं अपन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 55। हाँ जी, क्रम क्या है, क्रम देखना है कि सर +1 है, +2 है, +3 है, -1 है, -2 है, -3 है। +1 +2 +3 -1 -2 -3, इसी क्रम में आंसर चाहिए। +1 L का M, +2 B, +3 W, -1 D, -2 L, -3 Q। MBWD, MB क्या हुआ, ये A से B +2 C आएगा बेटा, यहाँ गलती कर दी तो ये, हाँ, और +3 अब ठीक है। तो MCWD
MCWDLQ, यानी डी ऑप्शन जो है इसका 55 का करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो डी आंसर आ चुका है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, और अगला एग्जाम्पल आपके सामने आने वाला है। ये अगला एग्जाम्पल है 56 नंबर का। यहाँ इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है देखिए एक बार, यहाँ पर कोड के हिसाब से इसका कोड ये है, देन इसका कोड ये है, देन इसका कोड ये है। तो भाई साहब मेक वन कोड का इसका कोड बताना है। तो ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाले को लाइन, राइट वाले को खाली, लाइन खाली, लाइन खाली। ठीक है, अब इनमें भैया कोड कॉमन है, इसमें भी द भी कॉमन है, इसमें भी कोड है, इसमें भी कोड है। तीनों में क्या चीज़ कॉमन है? तीन तीन तीन, तीन कॉमन है। कोड का जो कोड है वो तीन है। ठीक है साहब, उसके बाद में फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन है? द कॉमन है। इसमें 18 और 20 में से 20 कॉमन है। द का कोड 20 आ गया। तो यहाँ पर डिकोड का कोड 4 बचा है, डिकोड का पूछा नहीं है। रीड का कोड 18 बचा है, रीड का नहीं पूछा है। अब इज इजी, ठीक है, तो 3 तो आएगा। मेक वन का जो कोड है वो नया आएगा बच्चों। 3 तो होना चाहिए, अब 3 होना चाहिए और नया कोड होना चाहिए। तो इसमें 3 ही नहीं है, ये तो हो नहीं सकता। 3 ही नहीं है, हो नहीं सकता। 3 नहीं है, हो नहीं सकता। तो ऑप्शन नया कोड 13, और ये होगा आपके सी ऑप्शन। सी ऑप्शन जो है कोड को देख के नया आंसर जो है सही आंसर आने वाला है। बढ़ते हैं, डाइस जो है स्टार्ट हो चुकी है। पासा, ये भी एग्जाम में दिए थे, 57 नंबर का एग्जाम्पल है। और एक दिखाने वाले के विपरीत जो है वो क्या आएगा, आपसे पूछा गया है। कॉमन देखिए बच्चों क्या है, डबल कॉमन से डबल कॉमन को हम काट देते हैं, जो रह जाते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो 5 4 से 5 4 काट दीजिए, 6 के विपरीत 1 और 1 के विपरीत 6। तो सही आंसर आएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं बच्चों आगे। 3 पासे आ चुके हैं, और आपसे 3 पासे में कह रहा है यू वाले फलक के विपरीत क्या होगा। पहले और दूसरे में अगर हम देखें तो पहले और दूसरे में मुझे क्या चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है कि साहब मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है ई। क्लॉकवाइज चलें तो A1, क्लॉकवाइज चलें तो 9O। यू के विपरीत पूछ रहा था, यू के विपरीत क्या आएगा, तो इसमें तो यू है ही नहीं है, तो कोई बात नहीं है, इन दोनों के पास आ जाइए। इन दोनों के पास आए अगर हम, तो इसमें क्या चीज़ कॉमन है आप देखें, 9 कॉमन है सर। क्लॉकवाइज चलें OE, क्लॉकवाइज चलें 1 यू, यू के विपरीत आएगा E, यानी ऑप्शन डी 58 का जो आंसर है वो डी ऑप्शन होने वाला है। बढ़ते हैं आगे। अब पासे हो चुके हैं 4, और आपसे कह रहा है ब्लैक के अपोजिट क्या आने वाला है। ब्लैक के अपोजिट पूछ रहा है, तो इनमें कॉमन क्या है, येलो ऑरेंज, येलो ऑरेंज और ब्लू कॉमन है। ऑरेंज ब्लू से ऑरेंज ब्लू काट दो, ऑरेंज ब्लू से ऑरेंज ब्लू काट दो, तो येलो के अपोजिट में पर्पल आ जाएगा। पर पर्पल का पूछा नहीं, ब्लैक का पूछा है। एक काम करिए, पहले दूसरे से नहीं आ रहा है, दूसरे तीसरे में आइए। दूसरे तीसरे में ब्लू कॉमन है, और ब्लू के साथ में और कुछ कॉमन नहीं है। तो एक काम करते हैं, ब्लू के नीचे ब्लू आ गया, ठीक है, और ब्लू के क्लॉकवाइज चलेंगे तो पर्पल ऑरेंज, ब्लू से क्लॉकवाइज चलेंगे तो येलो और ब्लैक, ब्लैक के अपोजिट आएगा ऑरेंज। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है भाई, तो आंसर जो आएगा वो कौन सा आएगा, सी ऑप्शन आएगा। बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगला पूछ रहा है आपसे, ये डायग्राम बना हुआ आया था एग्जाम में, और आपसे पूछा गया था कि एफ फलक के विपरीत क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, ये विपरीत है, ये विपरीत है, इसके विपरीत ये है, तो एफ के विपरीत आएगा आंसर डी आएगा, यानी बॉय जो है इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं हम आगे। यहाँ पूछ रहा है, ये डिजाइन भी ऐसी है, और जब 3 3 एक साथ होते हैं तो मैंने तरीका समझाया था आपको, याद है? मैंने कहा था पहला तीसरा विपरीत, पहला तीसरा विपरीत जो रह गए हैं वो एक दूसरे के विपरीत, याद है? तो कौन सा विपरीत फलक को दर्शाता है? TS दर्शा रहा है क्या? बिल्कुल दर्शा रहा है। तो ए ऑप्शन जो है वो 61 का करेक्ट आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगला एग्जाम्पल है, ये भी देखो ऐसे ही एग्जाम्पल है, फोल्ड करके आपको घन बनाना है, घन पे अपोजिट पूछता है। तो ये विपरीत होंगे, ये विपरीत होंगे, और ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। कौन सा विपरीत वाला जोड़ा है? हैश और @ बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन 62 का भी आंसर जो है वो ए ऑप्शन आने वाला है। ठीक है, अब फटाफट से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये तो बहुत आसान थे। अगला एग्जाम्पल ये है 63 नंबर। क्या कह रहा है सुनो, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं।
आपसे कह रहा है 80 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को पीले रंग से रंगने के बाद में 8 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में काटा जाता है। बड़े घन की भुजा की माप दे रखी है 80 सेंटीमीटर, छोटे घन की भुजा की माप 8 सेंटीमीटर, एन बराबर आ चुका है साहब हमारे पास में 10। तो उन घनों की संख्या ज्ञात करिए जिन्हें तीनों फलक रंगे हुए हैं। तीन सतह रंग वाले घन हमेशा फिक्स है, कितने आते हैं 8। तो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, बढ़ रहे हैं आगे अगले एग्जाम्पल की तरफ। ये अगला एग्जाम्पल है 64 नंबर। क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिए। आपसे कह रहा है कि 125 टोटल घन है, घन के सभी फलक पर लाल रंग दिया गया है, ठीक है, और 25 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काटा गया है। तो बड़े घन की भुजा की माप थी 125 सेंटीमीटर, 25 वाले घनों में काटा गया है, तो n बराबर कितना आ रहा है साहब, 5 आ रहा है। ठीक है, ऐसे छोटे घनों की संख्या याद करिए जिनकी कम से कम 2 सतह पर रंग है, कम से कम 2, एटलीस्ट 2 सरफेस प्रिंटेड, कम से कम 2 सतह रंग के लिए 2 सतह रंग प्लस 3 सतह रंग दोनों को गिना जाएगा। ठीक है, तो पहले तो 2 सतह रंग के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 सतह रंग के लिए फॉर्मूला होता है सर 12n-1। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है साहब, 5 है, 5 - 2 और बराबर 36, और 3 सतह रंग वाले जिंदगी भर उत्तर कितने आता है, 8 आता है। दोनों का टोटल जो आ रहा है वो कितना आ रहा है साहब, 44। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से होगा, पूरी क्लास देख लीजिए एक बार। बढ़ रहे हैं आगे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 65 भी जो है वो क्यूब से ही रिलेटेड एग्जाम्पल पूछा था एग्जाम में। यहाँ पर कह रहा है 49 सेंटीमीटर वाले घन को सभी चेहरों पर बैंगनी रंग दिया गया है। बड़े घन की भुजा की माप है 49 सेंटीमीटर और छोटे छोटे घन की भुजा की माप है बेटा 7 सेंटीमीटर। तो एन बराबर आएगा 7। ठीक है, 7 आएगा। और केवल एक चेहरे को चिन्हित करने वाले छोटे घनों की संख्या, मतलब एक सतह रंग वाले घन पूछ रहा है। एक सतह रंग के लिए फॉर्मूला क्या लिखाया था मैंने लिखाया था 6n-2 का होल स्क्वायर, और 6n की जगह कितना लिखना है, 7 - 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और 6 का 25 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा आंसर, 150 आएगा। सर डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होने वाला है 65 का, बिल्कुल। बढ़ रहे हैं आगे, ऐसे होगा देख लो। ये 65 के बाद में अगले एग्जाम्पल की तरफ आगे आने वाले हैं हम। अगला एग्जाम्पल मेरी आंखों के सामने है, क्या कह रहा है सुनो। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी फलकों पर हरे रंग से रंग दिया है, 2 सेंटीमीटर छोटे छोटे घनों में काटा गया है। बड़े घन की भुजा की माप 12 सेंटीमीटर है, 2-2 सेंटीमीटर वाले घनों में काटा गया है। तो एन की वैल्यू कितनी है साहब, 6 है। तो आपसे पूछ रहा है ऐसे घनों की संख्या ज्ञात करिए जिनकी केवल एक फलक पर रंग है। एक सतह के लिए फॉर्मूला क्या लिखाया था मैंने, एक सतह के लिए लिखाया था 6n-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 6n-2 का होल स्क्वायर, और n की वैल्यू कितनी है 6, यानी 4 का स्क्वायर, और 6 गुणा, तो आंसर आएगा 96, यानी बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, तो आंसर आएगा बी। बढ़ते हैं बच्चों आगे 67 की तरफ। 67 में ये दिया हुआ है और इसका आपसे पूछा गया है जल प्रतिबिंब क्या होगा, क्योंकि रेखा नीचे है तो जल प्रतिबिंब भी है। जल प्रतिबिंब भी है तो ये आकृति जो ये है, ये वाली डिजाइन वो इधर की साइड ही रहेगी। मुंह जो खुला है वो राइट हैंड पे, तो राइट हैंड पे ही रहेगा, वो लेफ्ट में नहीं आएगा। तो कौन कौन से ऑप्शन आप देखते ही काट दोगे, सर ये कट जाएगा, सर ये कट जाएगा। अब इन दोनों में राइट में, अब जो ये हिस्सा नीचे है तो ये कहाँ जाएगा साहब, ऊपर जाएगा, तो ये नहीं आएगा। तो ऑप्शन को देखकर अगर बात करें तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो बहुत ही आसान एग्जाम्पल था ये आपके मिरर इमेज वाला एग्जाम्पल पूछा था। अगला भी देखो ऐसा ही है, जल प्रतिबिंब जो है वो पूछा गया है, और कौन सा ऑप्शन इस बात का समर्थन कर रहा है वो आपको देखना है। इसमें देखो एक डॉट जो है वो नीचे आएगा, स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो यहाँ डॉट ऊपर है तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, इसमें डॉट ऊपर है, देख लो एक बार। तो ये जो डिजाइन है ये नहीं हो सकती क्रॉस, तो यहाँ पर मैं डी ऑप्शन को जो है वो काट देता हूँ, डी ऑप्शन नहीं हो सकता। और अब देखो ये स्क्वायर और डॉट तो सब सही है, पर ये जो हिस्सा है ना ये ऊपर है, तो ये इधर की साइड नीचे आना चाहिए, जबकि इस बी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है और ना ही इसमें दिख रहा है। तो ऑप्शन को देखकर ए आएगा, और ए ऑप्शन यहाँ पर अगर देखी जाए तो किस में मौजूद है साहब, बी में मौजूद है, इसलिए आंसर इसका
इन ऑप्शन की सहायता से बी आंसर आने वाला है। बढ़ते हैं आगे। 69 की बात करें तो जाहिर सी बात है ये जो ऊपर है वो नीचे आएगा। ये आकृति तो बन नहीं सकती है, ये भी नहीं बन सकती, ये ऊपर ही है, नहीं बन सकती। तो ऑप्शन को देख के बी आंसर, और बी जो है वो किस ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है कि साहब बी हमें डी पे दिखाई दे रहा है। इन ऑप्शनों को देखते हुए आंसर इसका डी आने वाला है। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं आगे। इसका मिरर इमेज आपको बनाना है। मिरर इमेज क्या आएगा? मिरर इमेज की अगर बात करें तो एस जो है वो ऐसा आएगा, सब में है। 5 जो है इधर है तो 5 ऐसा आएगा, तो ये 5 सीधा है, नहीं आ सकता आंसर। इनमें सब में सही है, जी भी सही है। 2 की अगर बात करूं तो 2 का मुंह इधर आना चाहिए, ये नहीं आ सकता। डब्लू की बात करूं तो इन दोनों में सही है, आर भी सही है, और टी जो है वो सीधा ही रहेगा, इसमें उल्टा है। तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर जो है वो होने वाला है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ रहे हैं। अगला एग्जाम्पल है एम एन पर कौन सी आकृति बनेगी? तो ठीक है, ये डिजाइन देखो तुम, ये वाली, ये जो एंगल है ना, ये देखो, ये एंगल जो है इधर मुंह है तो इधर जाना चाहिए। पहली बात तो इसमें एंगल ही नहीं है, ये पहली बात तो इसमें ये एंगल ही नहीं है। ये एंगल इधर है तो उधर जाना चाहिए था, इसलिए ये नहीं हो सकता। सी ऑप्शन, ऑप्शन को सहायता से बहुत जल्दी होते हैं। सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगला एग्जाम्पल है, आपसे पूछ रहा है कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। देखो इसके जो हाथ हैं राइट हैंड साइड पे जा रहे हैं, पैर राइट हैंड साइड पे जा रहे हैं। अगर आकृति की बात करूं तो हाथ लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे, पैर लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे, लेफ्ट में सही है। अरे ये क्या हो गया? देखो देखो क्या हो गया, गलत है। तो पता नहीं कैसे हाथ कर दिए इसने, पैर कर दिए, ये देखो पता नहीं क्या कर रहा है। सही कौन सा है? ए ऑप्शन। ठीक है, बढ़ रहे हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है, क्या सरकार को डकैती के मामले में मृत्युदंड देना चाहिए? ये प्रश्न पूछ रहा है, आर्गुमेंट का है, क्या डकैती के मामले में मृत्युदंड देना चाहिए, ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, पहला पहला कह रहा है कि हाँ, इससे देश में डकैती की घटनाओं में कमी आएगी। नहीं, गलत है। हाँ, देश में किसी भी तरह के अपराध को रोकने के लिए मृत्युदंड एकमात्र, एकमात्र, गलत। दोनों बातें गलत हैं। तो अगर बात करूं तो ऑप्शन में मौजूद नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दी जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बढ़ रहे हैं आगे। यहां पर कह रहा है तर्क, क्या सरकार को देश में तंबाकू उत्पाद की प्रतिबंध लगा देना चाहिए? पहला, हाँ, इससे लोगों को धूम्रपान की आदत में कमी हो जाएगी। गलत है। नहीं, इससे देश में बेरोजगारी बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही है। प्रबल जो है वो कौन सा है? ओनली सेकंड वाला जो है प्रबल है। 25 नंबर बढ़ते हैं बच्चों आगे। यहाँ पर लिखा है, क्या शहर में सभी अनाधिकृत संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए? पहला, नहीं, ऐसे घरों में रहने वाले लोगों कहाँ जाएंगे, ये गलत है। पहली बात तो सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण करना गलत है और वो ध्वस्त होंगे। ठीक है। दूसरा, हाँ, इससे आम जनता को इस पर संदेश मिलेगा कि वे अनाधिकृत निर्माणों के निर्माण से बचेंगे। यस, तो ये गवर्नमेंट करती है। अगर गवर्नमेंट की ज़मीन पे आप घर बना रखे हैं, मकान बना रखे हैं, दुकान बना रखे हैं, तो जाहिर सी बात है वो फूटेंगे, और फूटने से लोगों को संदेश मिलता है कि हाँ, कि भाई इस तरीके से कब्जा करके जो है वो हमें घर नहीं बनाना चाहिए। तो यहाँ पर सही कौन सा है? ओनली सेकंड, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 75 हो चुका है, 76 पे आ रहे हैं। क्या किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन में प्रवेश स्तर की नौकरियों के लिए स्नातक न्यूनतम शैक्षिक संस्थाएं बना न्यूनतम शैक्षिक योग्यता बनाया जाना चाहिए स्नातक? अरे एक बात बताओ कि अगर किसी भी जॉब के लिए स्नातक ही सारे सब कुछ कर दोगे तो जो 12th पास वाले बच्चे हैं, 12th पास के बाद पढ़ते नहीं हैं, क्या वो रोजगार नहीं कर पाएंगे? रोजगार करने का उनका अधिकार नहीं है अधिकार। पहला पहला कह रहा है कि हाँ, स्नातक हमेशा अपनी उच्च शिक्षा के स्तर के आधार पर गैर स्नातकों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर पहली बात तो क्या है बच्चों? गलत है। सेकंड सेकंड में कह रहा है नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो स्नातक की पढ़ाई पूरी होने तक बेरोजगार नहीं रह सकते और वे स्नातक उम्मीदवारों के समान ही अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम है। करेक्ट आंसर आएगा सेकंड। सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ रहे हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ।
आप कह रहा है कंपनी की नई नीति के विरोध में बड़ी संख्या कर्मचारी सामूहिक और आकस्मिक अवकाश पर जा चुके हैं। पहला, कंपनी को नई भर्ती नीति को तुरंत वापस ले लेना चाहिए, गलत। इन सभी को कर्मचारियों की सेवा से तुरंत निलंबित कर देना चाहिए, तुरंत, ये बात भी क्या है, गलत। तो दोनों बातें क्या हैं बच्चों, गलत हैं। 77 में दोनों गलत होंगे। नेक्स्ट, भारतीय विश्वविद्यालय से निकलने वाले स्नातक बड़ी संख्या में रोजगार के योग्य नहीं है। हाँ जी, रोजगार के लायक ही नहीं है, ऐसे कह रहा है। पहला, विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम की विषय वस्तु तय करने के लिए अधिक सहायता दी जानी चाहिए, यस, ये बात सही है। विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ये गलत है। जब प्रॉब्लम समस्या भारत देश की है, भारत देश की यूनिवर्सिटी की है, तो सॉल्व भी भारत देश की यूनिवर्सिटी ही करेंगी, कोई विदेश वाले आके सॉल्व नहीं कर सकते। सही आंसर आएगा ओनली फर्स्ट। ओनली फर्स्ट जो है वो कौन से पे है, यहाँ पर बी ऑप्शन पे दिया हुआ है, इसलिए आंसर इसका बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, इसका आंसर की मैं गलत दिया था आंसर, और अगर कॉपी चेक नहीं हुई होगी आपकी तो मैं इसको सही करवा दूंगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल है, सीबीआई को एक अधिकारी द्वारा ऐसे कार्य के लिए रिश्वत लेने के लिए शिकायत प्राप्त होती है जो उसका कर्तव्य है। रिश्वत लेना कर्तव्य है, गलत है। पहला, सीबीआई द्वारा अधिकारियों को रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, पहला सही है। सीबीआई इस विषय में निश्चित होने के लिए कुछ और शिकायतों का इंतजार करना चाहिए, गलत। सही कौन सा है, ओनली फर्स्ट, यानी ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। जिन्होंने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जितने भी ग्रुप बना रखे हैं। और ये बहुत जल्दी बच्चों देखो, जो टेस्ट सीरीज ये जो आपके क्लास है आरएस प्री के अकॉर्डिंग 2024 वाली जो है मैथ रीजनिंग की क्लास जो है जल्दी ही हम स्टार्ट करेंगे यूट्यूब पे, प्रैक्टिस क्लास, जिससे आपको फ़ायदा होगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। और ये बहुत जल्दी आपके 15 डेज के अंदर अंदर जो है हम स्टार्ट कर देंगे, वीडियो आना स्टार्ट हो जाएंगे क्रैश कोर्स के नाम से। नेक्स्ट, मौसम विभाग ने अगले वर्ष के मानसून के दौरान कम वर्षा का अनुमान लगाते हुए एक अधिसूचना जारी की है, क्या की है? सरकार को प्रभावित क्षेत्रों में जल उपलब्ध कराने के लिए प्रबंध करना चाहिए, यस। संभावना को देखते हुए किसानों को तैयार रहने की सलाह देनी चाहिए, यस। दोनों बातें सही हैं। और ऑप्शन की अगर बात करूं, ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो पूरी क्लास देख लो एक बार, सही आंसर आएगा इसका बी ऑप्शन। तो बच्चों ये 80 एग्जाम्पल थे और आज ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो हैं हमारे सेकंड पार्ट पूरा हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में बहुत जल्दी। इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, राम राम सर।